नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनामुल हसन है। मैं सर्वोदय विद्यापीठ स्कूल सीकरी मैं टीचर हूं और उर्दू में पढ़ाता हूं। तो आज का हमारा जो विषय है और जो ख़ास टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आगे फ्यूचर में काम आने वाली बात है। आप ज़रा गौर तलब करें। बच्चों से मेरा निवेदन होगा कि आप जितने ध्यान से सुनेंगे आपके लिए आगे फ़ायदा होगा। आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं BUMS क्या होता है। आपको पता है कि MBBS, आप सबने सुना है MBBS एक डॉक्टर होता है, वो भी एक डिग्री होती है। इसी तरह की ये भी एक डिग्री है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि BUMS कैसे करना है और इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये सारी तैयारी हमारे ही स्कूल में कराई जाती है। तो इसके लिए हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे और फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो डिग्री आपको कहाँ जाकर मतलब आपको आसानी होगी, इस तरह की डिग्री आप लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको फ़ायदा होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखला आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हम यहाँ पर 2 बुक पढ़ाएंगे और उन दोनों बुकों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बुक है नवाए उर्दू और दूसरी जो बुक है उसका नाम है अपनी ज़ुबान। ये जो दोनों किताबें हैं ये 10वीं के लेवल तक की हैं। ये किताब तो 10वीं में पढ़ाई जाती है, नवाए उर्दू राजस्थान में भी पढ़ाई जाती है। और बाकी ये जो किताब है अपनी ज़बान, यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती है किसी भी स्कूल में। कहीं भी आप राजस्थान में जाएंगे आपको ये किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। ओनली एक स्कूल है और जिसका नाम है सर्वोदय विद्यापीठ स्कूल सीकरी में ये किताब हम पढ़ाते हैं। और ख़ास करके इसलिए ये किताब पढ़ाई जाती है ताकि आगे चलकर अगर कोई बच्चा अलीगढ़ जाता है और वो इस तरह के वहाँ दाखला लेता है, इस तरह के मतलब एडमिशन में उनको कोई परेशानी ना हो। BUMS अगर वो करना चाहता है और ये किताब उसके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ये उनको अगर उसने पढ़ी है तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या प्रोसीजर है। नवाए उर्दू हम यहाँ पर पढ़ाते ही हैं, अलग से अपनी ज़बान ये किताब है जो ये पढ़ाई जाती है। और इन किताबों में से 30 नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं। जब आप वहाँ जो एग्ज़ाम होता है उस टेस्ट में आपको 30 नंबर का मार्क्स आपको हासिल करने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप 30 नंबर प्राप्त कर लोगे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपको वहाँ पर अलीगढ़ के अंदर 50% छूट भी मिलेगी। तो इसलिए अगर जिन बच्चों के पास उर्दू नहीं है 10वीं क्लास तक और ये किताबें उन्होंने नहीं पढ़ी है, उनका किसी भी कीमत में वहाँ दाखला नहीं हो सकता है। अलीगढ़ से ही नहीं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में राजस्थान में या फिर कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाएंगे और जहां BUMS किया जाता है वहां उर्दू के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। वो आपसे मालूम करेंगे 10वीं क्लास में, आप देखेंगे कि आपके पास 10वीं क्लास में उर्दू है कि नहीं। अगर आपके पास में उर्दू है तो आपका एडमिशन हो जाता है और इससे आपको 50% छूट भी मिलती है। आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आगे यानी जामिया मिल्लिया में भी अगर आप जाएंगे वहाँ भी इसी तरह की आपको वहाँ जो ये सहूलत दी जाएगी। और वहाँ जो सालाना जो फ़ीस होती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वो होती है 12,000 फ़ीस बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से ये फ़ीस आप भर सकते हैं, गरीब बच्चा भी वहाँ पढ़ाई कर सकता है। और 12,000 रुपया अगर प्रति साल आप देते हैं और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये 5 साल 6 महीने का ये कोर्स है, गरीब से गरीब बच्चा वहाँ इस तरह का कोर्स कर सकता है। और यहाँ एग्ज़ाम 2 होते हैं, नीट का एग्ज़ाम तो होता ही है ऑल इंडिया। कोई बच्चा अगर नीट का एग्ज़ाम देता है और वो उसमें पास हो जाता है, उसको क्लियर कर लेता है, उसको क्लियर करने के बाद क्या होता है कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेती है, जो टेस्ट लेती है, वो अपना अलग से लेती है। वो वहाँ पर आपको
30 नंबर प्राप्त करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने 30 नंबर हासिल कर लिए तो आपका एडमिशन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है और आप मतलब ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे और आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी मंजिल चुनते जाएंगे और इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे। स्कूल में आप आओगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी। जो बच्चे अगर कहीं दूर भी हैं वो अगर हमसे संपर्क करना चाहें तो स्कूल वालों से संपर्क कर सकते हैं, वो आपसे हमारी बात करा सकते हैं और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, इस पूरे इलाके में मात्र एक सर्वोदय स्कूल है, इसके अलावा कोई दूसरा स्कूल नहीं है। आप चाहे भरतपुर या अलवर और इधर आप हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं, इस तरह की कोई भी तैयारी कहीं नहीं कराता है। हम यहाँ पर इस तरह की तैयारी करा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कोई मुस्लिम बच्चों के लिए, ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए है। ये जो सुविधा है ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई उर्दू तो मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे वहाँ तो मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। और ये कोर्स सबके लिए हम कराते हैं। हमसे संपर्क करें, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम आपको इस तरह के ज्ञान आगे भी देते रहेंगे और रोज़ इस तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। मोबाइल नंबर भी मैं डाल देता हूँ, अगर आपको संपर्क करना है तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी मदद की जाएगी, आपकी पूरी तैयारी की जाएगी और आपको पूरी हेल्प हम करेंगे। इंशाल्लाह आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है और आगे अगर कोई परेशानी हो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। और आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में इस तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। और आगे आपको 12th क्लास का जो सिलेबस है 11th और 12th का, इसमें 4 असनाफ हैं शामिल हैं। पहले है नज़म और दूसरे नंबर पर है गज़ल, फिर है कसीदा और चौथा है मरसिया। ये जो 4 असनाफ हैं ये बहुत अहम हैं। आज हम आपको बताएंगे गज़ल। गज़ल जो ऐसा टॉपिक है 10th, 11th और 12th तीनों क्लासों में आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा गज़ल की तारीफ़। गज़ल की तारीफ़। गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना हैं बाज़नान, गुफ्तन, यानी कि औरतों की बातें करना। पहले ज़माने में जितने भी शायर हुआ करते थे वो गज़ल के ज़रिए से औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ किया करते थे। लेकिन प्रेजेंट ज़माने की बात की जाए तो अब गज़ल पर किसी भी मौजू पर गुफ्तगू की जाती है। पहला एक ज़माना तो था वो महदूद था, सिर्फ़ ओनली गज़ल के अंदर औरतों की बातचीत की जाती थी। लेकिन मौजूदा दौर में अब गज़ल के अंदर किसी भी टॉपिक पर हम बातचीत कर सकते हैं। दुनियावी हालात से लेकर इंतखाबात तक, मेले ठेले, ये सारे सभी तरह के मौजू गज़ल के अंदर
शेयर किए जाते हैं। तो मैं बता रहा था, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना हैं बज़नान गुफ्तन, यानी औरतों की बातें करना। बज़नान गुफ्तन का मतलब होता है औरतों की बातें करना। गज़ल का पहला शेर मतले कहलाता है। जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतले कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। और मतले के बाद जितने भी अशार होते हैं वो फर्द कहलाते हैं और फर्द के अंदर जो अशार होते हैं उनका पहला मिसरा काफिया रदीफ से खाली होता है और दूसरा मिसरे के अंदर काफिया रदीफ होता है। जैसे मैं आपको लिख कर समझा देता हूं। मतला के बाद जितने भी अशार होते हैं उनका पहला मिसरा काफिया रदीफ से खाली होते हैं। यानी मतले के बाद जितने भी अशार होते हैं उनका पहला मिसरा काफिया रदीफ से खाली होते हैं। जो भी उनका पहला मिसरा होगा वो काफिया रदीफ से खाली होगा। हम यहां लिख देते हैं होगा। उनका पहला मिसरा काफिया रदीफ से खाली होगा। और गज़ल के अंदर कम से कम पांच अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशार
होते हैं। गज़ल के अंदर मतले एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। जो गज़ल का दूसरा मतले होगा वो मतले ज़ेब या मतले हुस्न कहलाएगा। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। इसका इंतिखाब गज़ल सुनने वाले या गज़ल कहने वाले पर होता है। और गज़ल का गज़ल का आखिरी शेर मक़ते कहलाता है और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार समझा देता हूँ। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायना हैं बज़नान गुफ्तन, यानी
गज़ल के ज़रिए से औरतों की बातचीत करना। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतले कहलाता है, और मतले की पहचान होती है उसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ पाया जाता है। अगर गज़ल इस तरह भी होती है जिस गज़ल के अंदर रदीफ ना हो, वो गैर मुरद्दिफ गज़ल कहलाती है। काफिया का होना गज़ल के अंदर बहुत ज़रूरी है, काफिया के बगैर गज़ल नहीं हो सकती है। इसलिए गज़ल के अंदर रदीफ ना हो तो कोई बात नहीं, जिस गज़ल के अंदर रदीफ नहीं होगा वो गैर मुरद्दिफ गज़ल कहलाएगी। मतले के बाद गज़ल में जितने भी अशार आते हैं वो फ़र्द कहलाते हैं, और फ़र्द की पहचान ये होती है उसका हर शेर का पहला मिसरा काफ़िया रदीफ से खाली होगा और दूसरे मिसरे के अंदर काफ़िया रदीफ होगा। यानी एक शेर दो मिसरों से मिलकर बनता है, दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, और मतले को छोड़ करके जितने भी अशार होते हैं उनका पहला मिसरा काफिया रदीफ से खाली होता है और दूसरे मिसरे के अंदर काफिया रदीफ पाया जाता है। अगर गज़ल के अंदर कहीं ऐसा होता है कि मतले के बाद कहीं कोई ऐसा शेर आ जाता है जिसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ पाया जाए तो उस शेर को कहते हैं मतले ज़ेब या मतले हुस्न कहते हैं। ये इस तरह का जो शायर दो मतला इस्तेमाल करता है ये गज़ल की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह के अशार जो होंगे जो दोबारे से मतला इस्तेमाल किया जाएगा उसको मतले ज़ेब या मतले हुस्न कहा जाता है। तो मैं बता रहा था कि गज़ल का पहला शेर मतले कहलाता है, अगर मतले दोबारा आता है तो वो मतले ज़ेब या मतले हुस्न कहलाता है। मतले के बाद जितने भी अशार होते हैं उनका पहला मिसरा काफिया रदीफ से खाली होगा, और गज़ल के अंदर कम से कम 5 अशार होते हैं। ये गज़ल की पहचान है, कम से कम उसके अंदर 5 अशार होते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते। 5 अशार से कम अगर कहीं भी आपको लिखे मिलते हैं तो समझिए कि वो गज़ल पूरी नहीं है। 5 अशार गज़ल में कम से कम होते हैं, और आखिर में जाकर शायर क्या करता है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, और जिस शेर के अंदर आखिर में जाकर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं मक्ते, और मक्ते का इस्तेमाल बिल्कुल आखिर में होता है, शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो गज़ल के अंदर कम से कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशार भी होते हैं, और मतलब अलग कुछ शायरों का कहना है 11 होते हैं, कुछ कहते हैं 19 होते हैं, कुछ शायरों का मानना है कुछ ने तो भाई 21 अशार तक भी लिखे हैं। बहरहाल गज़ल के मतला गज़ल के अंदर, या मैं सॉरी अंदर लिखना भूल गया था, गज़ल के अंदर मतला एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया है। जो गज़ल का दूसरा मतले होगा वो मतले ज़ेब या मतले हुस्न कहलाएगा। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है, और इसका इंतिखाब गज़ल सुनने वाले या गज़ल कहने वाले पर होता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ते कहलाता है, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कितना टाइम हो गया?